इलस्ट्रेशन नंबर 21 देखते हैं। कंटेनर्स लिमिटेड प्रोवाइड्स कंटेनर्स फॉर यूज बाय कस्टमर्स फॉर मल्टीपल पर्पसेस, यानी कि कंटेनर्स लिमिटेड जो है अपने कस्टमर्स को कंटेनर्स देता है फॉर मल्टीपर्पस यूज के लिए। द कंटेनर्स आर रिटर्नेबल एट द एंड ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 years बिटवीन कंटेनर्स लिमिटेड एंड इट्स कस्टमर्स, यानी कि कंटेनर्स लिमिटेड एक कंपनी है जो अपने कस्टमर्स को बड़ा बड़ा कंटेनर्स देता है यूज़ करने के लिए और फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। 3 years का इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, इन दोनों के बीच में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है 3 years का, कस्टमर्स कंटेनर्स लिमिटेड और कस्टमर्स के बीच में। इन एडिशन टू द मंथली चार्जेज, मंथली चार्ज वो करेगा उस कंटेनर को जो कंटेनर्स लिमिटेड देता है, वो अपने कस्टमर से मंथली कुछ उस पर रेंट चार्ज करेगा। देयर इज सिक्योरिटी डिपॉजिट दैट ईच कस्टमर मेक्स विथ कंटेनर्स लिमिटेड फॉर 10,000 पर कंटेनर्स, यानी कि वो कंटेनर्स लिमिटेड जो अपने कस्टमर्स को कंटेनर्स देता है यूज़ करने के लिए, उस पर वो 10,000 रुपीज़ का एक सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेता है, यानी कि डिपॉजिट ले लेता है 10,000 पर कंटेनर्स। एक कंटेनर का 10,000 रुपीज़ वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों लेता है? अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि कंटेनर्स लिमिटेड को लगता है कि कहीं ये इसको तोड़ फोड़ करके ना दे जाए, डैमेज करके ना दे जाए। डैमेज करके देगा तो उसमें से सिक्योरिटी डिपॉजिट से वो पैसा डिडक्ट कर लेगा, या नहीं तो वो मंथली रेंट नहीं देगा तो उससे पैसा वो डिडक्ट कर लेगा। इसीलिए वो सिक्योरिटी डिपॉजिट पर कंटेनर्स पे लेता है अपने कस्टमर से। एंड सच डिपॉजिट इज रिफंडेबल व्हेन द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट्स, यानी कि 3 साल के बाद ये जो डिपॉजिट्स कंटेनर्स लिमिटेड ने लिया है ये वापस कर देगा अपने कस्टमर्स को। डिपॉजिट्स डू नॉट कैरी इंटरेस्ट, और उस पर कुछ इंटरेस्ट नहीं देगा, यानी कि 10,000 का 10,000 एज इट इज़ दे देगा, उसे वापस दे देगा। ऐसा होता है जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 20 में मैंने इसलिए वो प्रैक्टिकल जो कि वो थ्योरी पूछा था, लेकिन फिर भी हमने उसको प्रैक्टिकल सॉल्व किया था। उसमें मैंने बताया था कि जैसे बिल्डिंग वगैरह जो हम रेंट पे लेते हैं तो वहाँ पे हम ऑनर्स को कुछ लैंडलॉर्ड को कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं। उसको डर रहता है कि कहीं ये हमारा रेंट लेकर के ना भाग जाए, कुछ घर में कोई तोड़ फोड़ ना कर दे, ताकि वो उस सिक्योरिटी डिपॉजिट से पैसा डिडक्ट कर सके, अपना जो डैमेज है वो रिकवर कर सके। और वो जब हम मकान खाली करते हैं तो वो हमें वापस जो पैसा देता है हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसमें उस पर वो इंटरेस्ट नहीं देता है, वो एज इट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट देता है। उसी तरीके से यहाँ पे कंटेनर्स लिमिटेड जो 10,000 रुपीज़ एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहा है, उसे 3 साल के बाद यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जब खत्म हो जाएगा तो एज इट इज़ विदाउट इंटरेस्ट उसे पे कर देगा। एनालाइज द फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू हमें पूछ रहा है ऑन अपन इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन इन बुक्स ऑफ कस्टमर्स, मानी कि कस्टमर्स के बुक में हमें कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कस्टमर्स के लिए इसका फेयर वैल्यू कितना है। इस डिपॉजिट जो 10,000 रुपीज़ क्या है उसका फेयर वैल्यू आज के दिन में कितना है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years लोन इज 7% पर एनम। अब सोचो कि यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 21 हमें क्या पूछा है? कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है। देखो कस्टमर्स लिमिटेड ने यहाँ पे क्या किया, अपने कस्टमर्स लिमिटेड ने अपने कस्टमर से सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया है। कहीं ना कहीं ये जो पैसा लिया है इसके बैंक में पैसा आएगा 10,000 रुपीज़, और यहाँ पे ये फाइनेंशियल लायबिलिटी दिखाएगा कि इसे 10,000 आज 3 साल के बाद वापस भी तो करना है कस्टमर्स लिमिटेड को, तो ये ऐसे दिखाएगा। लेकिन हमें कस्टमर लिमिटेड के पॉइंट में, सॉरी कस्टमर नहीं, कंटेनर्स है, कंटेनर्स लिमिटेड यानी कि कंटेनर्स प्रोवाइड करता है कंटेनर्स लिमिटेड है, तो हमें इसके बुक्स में नहीं पूछा है कुछ भी, हमें कस्टमर्स के बुक में पूछा है कि कस्टमर्स ने जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 का किया है उसका इनिशियल डेट में क्या उसका फेयर वैल्यू होगा, इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। देखो कस्टमर्स अपने बुक में इसे क्या दिखाएगा, बैलेंस शीट में। अब देखो कस्टमर्स ने ये 10,000 रुपीज़ जो दिया तो इसके बैंक से तो 10,000 रुपीज़ डिडक्ट हुआ होगा,
हाँ, ये जो डिडक्ट हुआ तो इसका डबल इफेक्ट क्या होगा, ये इसके लिए एसेट्स बनेगा, एसेट्स बनेगा डिपॉजिट। इसने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है वो आज नहीं तो कल मिलेगा ना, वो होगा। और ये किस हेडिंग में होगा, फाइनेंशियल एसेट्स के हेडिंग में होगा। हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये फाइनेंशियल एसेट्स के हेडिंग में होगा। क्यों होगा फाइनेंशियल एसेट्स के हेडिंग में, इसके पास कस्टमर्स के पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है रिसीव, अपना डिपॉजिट जो है उसको रिसीव करने का इसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है। ये अपने कस्टमर्स लिमिटेड से 3 साल के बाद जाएगा और कंटेनर वापस देगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के अकॉर्डिंग। वो अपना पैसा 10,000 रुपीज वापस मांगेगा, इसके पास अधिकार है, इसीलिए इसके पास अधिकार है, इसीलिए ये फाइनेंशियल एसेट्स दिखाएगा। हाँ, अब देखो ये 3 ईयर्स के लिए इसका पैसा तो 10,000 रुपीज, 0th ईयर में इसका आउटफ्लो कितना हुआ, 10,000 रुपीज का आउटफ्लो हुआ। और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इसको पैसा कब मिलेगा, फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं मिलेगा, सेकेंड ईयर में कुछ नहीं मिलेगा, थर्ड ईयर में कुछ नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं इस पे, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आज किया है कस्टमर्स ने इस पे तो इसको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। डायरेक्ट थर्ड ईयर में इसका प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। अब सोचो यदि यही 10,000 रुपीज इसने कस्टमर्स ने किसी दूसरे जगह इन्वेस्ट किया होता तो मार्केट रेट पे उसने कुछ इंटरेस्ट तो अर्न करता। मार्केट इंटरेस्ट रेट हमारे क्वेश्चंस में दे दिया गया है कि मार्केट इंटरेस्ट रेट 7% पर एनम है। यदि यही पैसा हम यदि कहीं पे और इन्वेस्ट करते तो इस पे कस्टमर्स को 10,000 रुपीज का इसे इंटरेस्ट मिलता। अब सोचो ये जो 10,000 रुपीज मिलेगा 3 साल के बाद, क्या आज के डेट में उसका वैल्यू 10,000 होगा? नहीं, इसका वैल्यू कम होगा। इसीलिए हम इसको आज के डेट में पुल करेंगे, यानी कि जितना भी कैश फ्लो होगा इसे हम पुल करेंगे एट द रेट ऑफ 7%, यानी कि मार्केट इंटरेस्ट रेट से हम इसे पुल करेंगे 0th ईयर पे, 0th ईयर पे पुल करेंगे और देखेंगे कि आज का प्रेजेंट वैल्यू क्या है। इस दिन 0th ईयर में जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं, डिपॉजिट दे रहे हैं कस्टमर्स लिमिटेड को, कंटेनर्स लिमिटेड को, तो उस वक्त इसका फेयर वैल्यू क्या है, डिपॉजिट का, सिक्योरिटी डिपॉजिट का फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए। तो ये देखो 10,000 रुपीज हमने किया है और इंटरेस्ट रेट है 1.07123, 3 ईयर्स में 8,163 इतना आ रहा है। ये प्रेजेंट वैल्यू है। हाँ, ये प्रेजेंट वैल्यू है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट एट 0th ईयर, यानी बिगनिंग में इसका फेयर वैल्यू इतना होना चाहिए। यानी कि हमने जो कस्टमर कंटेनर्स लिमिटेड को जो 10,000 दिया है उसका आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू इतना ही है, क्योंकि हमें जो 10,000 मिलेगा उसमें हमें कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। एक्चुअली में हमें देना चाहिए इतना। ये जो हमारा लॉस हो रहा है, ये जो लॉस हो रहा है हमारा, जो 10,000 माइनस 8,163, ये 1,837, कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यदि आज के डेट में ये सोचो कि कस्टमर्स ये पैसा इन्वेस्ट करे 3 ईयर्स के लिए, तो इस पे 7% इंटरेस्ट जुड़ते जाएगा 3 ईयर्स तक, और इसे 3 साल में इसे 10,000 रुपीज मिलेगा, जैसा कि कंटेनर्स लिमिटेड दे रहा है। ये देखो यहाँ पे इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन हम कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। यहाँ पे क्या हो गया, ओपनिंग लोन, यानी कि ओपनिंग जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने किया है उसका फेयर वैल्यू 0th ईयर में, ये 0th ईयर में 8,163 था। इस पे इंटरेस्ट, यानी कि इतना पैसा यदि हम कहीं पे इन्वेस्ट करते 0th ईयर में तो हमें फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिल जाता 7% के रेट से, और हमें पैसा तो कुछ मिलेगा नहीं। अमाउंट रिसीव्ड, हमने अमाउंट कितना रिसीव किया, हमें इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। अमाउंट तो फर्स्ट ईयर में हमें इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है, फर्स्ट ईयर में भी नहीं, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हमें 10,000 मिलेगा।
अब ये देखो, ये जो ये जो 8163 है, 8163, इस पे हमारा लोन होगा, इंटरेस्ट होगा 7% का फर्स्ट ईयर के लिए। यानी कि फर्स्ट ईयर में 571 का इंटरेस्ट हो रहा है और टोटल अमाउंट 8734। ये जो है क्लोजिंग, इस फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग सेकेंड ईयर का ओपनिंग हो जाएगा 8734। इस पे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट चढ़ेगा 7% के रेट से, तो इंटरेस्ट चढ़ाएंगे 611, टोटल हो जाएगा 9345। यहाँ पे हम राउंड ऑफ लास्ट में कर देंगे 345। इसका जो क्लोजिंग है थर्ड ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। इस पे फिर से 7% इंटरेस्ट चढ़ेगा थर्ड ईयर का, यानी कि 654 का इंटरेस्ट, यानी कि 10,000 रुपीज़ एज इट इज़ हो गया 5। या तो यहाँ पे 5 कर दो या तो यहाँ पे 6 कर दो, यहाँ पे 6 कर दो, जिससे कि राउंड ऑफ हो जाएगा हमारा और ये अमाउंट नील हो जाएगा। अब देखो, ये जो कस्टमर्स है कहीं और पैसा डिपॉजिट किया होता 0th ईयर के बिगनिंग में, तो उसे इतना पैसा रिसीव करना चाहिए था, डिपॉजिट करना चाहिए था, और तब जाके उसको थर्ड ईयर में 10,000 रुपीज़ मिल जाता। जैसा कि कंटेनर्स लिमिटेड उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट एज इट इज़ देगा, उसका फेयर वैल्यू ये इतना यदि 0th ईयर में इन्वेस्ट करता तो फर्स्ट ईयर में उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो करके ये अमाउंट बन जाता उसका, यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट इतना बन जाता लोन का। फिर सेकेंड ईयर में इतना इंटरेस्ट चढ़ता, फिर थर्ड ईयर में, और लास्ट में उसे थर्ड ईयर के एंड में 10,000 रुपीज़ मिल जाता। ये हम ऐसे निकाले हैं कि यदि ये ओपन मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करता तो इससे क्या होता। हाँ, अब देखो, ये अब कस्टमर्स जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखाएगा, इनिशियल फेयर वैल्यू तो हमने दिखा दिया उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट का कितना होना चाहिए ये। अब देखो, ये जो है ये डिफरेंशियल जो आ रहा है, ये हम क्यों इतना लॉस बियर कर रहा है कस्टमर्स, क्योंकि ये कंटेनर्स को यूटिलाइज कर पाए, इसलिए ना वो अपना 10,000 रुपीज़ कंटेनर्स लिमिटेड के पास फंसा करके रखा है। क्यों नहीं तो वो 10,000 रुपीज़ को कहीं इन्वेस्ट करके इतना इंटरेस्ट कमा लेता। ये सारे को आप जोड़ करके देखो तो इतना इंटरेस्ट लगभग आ जाएगा, तो ये तो इंटरेस्ट अर्न कर सकता था ना। हाँ, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, तो ये क्यों फंसा करके रखा पैसा अपना ब्लॉक करके, ताकि वो कंटेनर्स को यूज कर पाए 3 साल तक। तो अब जो ये 3 साल तक है, इसे हम क्या करेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स इसे हम डिवाइड कर देंगे और इक्वली हर साल इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखो, ये जो लॉस है एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसे यदि हम कस्टमर्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 0th ईयर में ही दिखा देगा तो ये नाइंसाफ़ी होगा। क्यों नाइंसाफ़ी होगा, आप तो मजे लोगे कंटेनर्स का 3 साल और आप खर्चा दिखा रहे हो 1 साल में ही, ऐसा नहीं चलेगा। इंड एस ये मना करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप उसको 10,000 को इसलिए ब्लॉक कर रहे हो ताकि वो कंटेनर को आप 3 साल तक यूज कर पाओ, इसलिए ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आप इसे, इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, इस एक्सपेंस को आप दिखाओगे। तो कस्टमर्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 0th ईयर में क्या करेगा, 0th ईयर में देखो, पहली बात इसका लोन अमाउंट कितना था, लोन का फेयर वैल्यू, ये इसके बैंक से पहले पैसा जाएगा, तो हम पहले बैंक अकाउंट लिख देते हैं। टू बैंक अकाउंट कितना पैसा गया पॉकेट से, 10,000। अब ये हमें डिसाइड करना है कि इसका लोन का सिक्योरिटी डिपॉजिट का फेयर वैल्यू था कितना। सिक्योरिटी डिपॉजिट एक्चुअल में 10,000 नहीं था, उससे कम का था, यानी कि ये था, और हमने कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह पे किए हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स अकाउंट डेबिट 8,163, ये अमाउंट जो हो गया ये एक्चुअली सिक्योरिटी डिपॉजिट है, यानी कि ये फाइनेंशियल एसेट्स है इसके लिए। और बाद बाकी का जो ये है, ये क्या है, प्रीपेड लीज एक्सपेंस है, प्रीपेड लीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इसे 1,837, ठीक है। ये फर्स्ट 0th ईयर का हो गया। अब फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के एंड में
ये तो जीरो ईयर में हम जब सिक्योरिटी डिपॉजिट किए होंगे तब हम लोन का अमाउंट इतना ही दिखाएंगे, क्योंकि इसका फेयर वैल्यू इनिशियल फेयर वैल्यू इसका ये है, जो कि हम 10,000 को कैश इन फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में मार्केट रेट से पुल किया है हमने जीरो ईयर पे, वो इसका फेयर वैल्यू हो गया, इनिशियल फेयर वैल्यू। और ये जो बाकी का बैलेंस जो था उसे हमने प्रीपेड लीज एक्सपेंस पे दिखाया, और ये जो प्रीपेड लीज एक्सपेंस है ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स इसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, इसे हम लोन में ऐड करते जाएंगे और अपना पीएल में दिखाएंगे, और उस इनकम के रूप में हम दिखा देंगे। ये हम देखेंगे कि इतना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। और देखो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इस पे चढ़ेगा। पहली बार फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट चढ़ेगा तो फाइनेंशियल एसेट्स बढ़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने से 571 टू फाइनेंस इनकम, जिसे हम पीएल में चार्ज करेंगे, पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये इनकम है तो इसे पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे, एक्सपेंस रहता है तो चार्ज करते। 571 फर्स्ट ईयर में। और इसी साल हम क्या करेंगे, ये जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स मैंने बताया था कि इसे हम 3 ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1837 अपन 3 612.33 है तो 61 एक साल हम इसे ऐड कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। अब देखो लीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना 612 ये पीएल में ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये खर्चा है ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स हम इसे चार्ज करेंगे, तो इसे पीएल में फर्स्ट ईयर में इतना हम चार्ज करेंगे। टू प्रीपेड लीज एक्सपेंस 612 फर्स्ट ईयर हो गया। सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में एंट्री सेम रहेगा, ये अमाउंट तो सेम ही रहेगा सेकेंड ईयर में, और ये भी एंट्री सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका इंटरेस्ट अमाउंट चेंज होगा। तो 611 कर देंगे सेकेंड ईयर में 611, और थर्ड ईयर में 654 ये हो जाएगा। हाँ, और लीज एक्सपेंस ये 612 ही रहेगा, 612 और एक एंट्री लास्ट में थर्ड ईयर में एक एंट्री और होगा। इस दोनों एंट्री के अलावा एक एंट्री और होगा थर्ड ईयर में। वो क्या होगा, इस दोनों एंट्री के अलावा ये होगा जब हम सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा तो मिलेगा कस्टमर्स को, वो एंट्री क्या करेगा उस वक्त थर्ड ईयर में एक एडिशनल एंट्री होगा। इसके बुक्स में, इसके बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा 10,000 रुपीज़ आएगा, ये वाला जो था। टू सिक्योरिटी डिपॉजिट्स यानी कि फाइनेंशियल एसेट से हो जाएगा 10,000 रुपीज़ का। लास्ट में इसको 10,000 रुपीज़ इसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट का। बस यही हमारा फाइनल आंसर है। तो हमने क्या क्या यहाँ पे कंटेनर्स लिमिटेड ने अपने कस्टमर्स को कंटेनर्स देता है मल्टीपल पर्पस के यूज़ के लिए, और कस्टमर्स उस कंटेनर्स को यूज़ करने के लिए कंटेनर्स लिमिटेड को 10,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है, और वो 3 ईयर्स लीज टर्म के बाद, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एंड होने के बाद वो पैसा वापस कर देता है। तो अब हमें कस्टमर्स के बुक्स में पूछ रहा था कि उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो उसने किया था 10,000 रुपीज़ का, उसका फेयर वैल्यू क्या होगा, इनिशियल फेयर वैल्यू क्या होगा। तो हमने जो हमारा कैश इनफ्लो होगा ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स कस्टमर्स के हैंड में, उसे हम मार्केट रेट से पुल किए, जिसका फेयर वैल्यू 8,163 आ गया प्रेजेंट वैल्यू, और जिसे हम फेयर वैल्यू ऑफ डिपॉजिट एट द इनिशियल मानेंगे, यानी 0th ईयर पे मानेंगे। और ये जो डिफरेंस है
इस दोनों का डिफरेंस उसे हम क्या करेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ लोन टर्म यानी कि लीज टर्म यानी कि 3 ईयर्स, उस पर हम इक्वली चार्ज कर देंगे, पीएल में चार्ज करेंगे। इकट्ठा एक साल में हम इतने को पीएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाएगा। ये फर्स्ट ईयर के लिए नाइंसाफी होगा कि आपने मजे 3 साल ले रहे हो, कंटेनर्स को यूज 3 साल कर रहे हो और आप खर्चा पूरे का पूरे 1 साल में दिखा रहे हो। ऐसा इंड एस मना करता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फेयर वैल्यू जो था, इनिशियल फेयर वैल्यू, उस पर हम इंटरेस्ट चढ़ाते जाएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, फाइनेंशियल एसेट्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा। हर साल इंटरेस्ट जुड़ते जाएगा, फाइनेंशियल एसेट्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा, और लास्ट में कस्टमर्स को 10,000 रुपीज़ अपना जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो पैसा मिल जाएगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, जो एंट्री 0th ईयर में इसके बैंक से तो पैसा 10,000 रुपीज़ आउटफ्लो हुआ इनिशियली, तो 10,000 हम क्रेडिट कर देंगे, और सिक्योरिटी डिपॉजिट फाइनेंशियल एसेट्स को हम इतना से दिखाएंगे, हाँ, जो उसका प्रेजेंट वैल्यू है इनिशियली, और बैलेंस जो डिफरेंस था उसे प्रीपेड लीज एक्सपेंस हम दिखा देंगे, और इसे ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स हम हर साल थोड़ा थोड़ा कर करके इक्वली 3 साल तक हम पीएल में चार्ज करते जाएंगे। फर्स्ट एंट्री ये होगा। उसके बाद सिक्योरिटी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट चढ़ेगा, तो इंटरेस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट इंटरेस्ट चढ़ने से क्या होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट का वैल्यू बढ़ेगा, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट टू फाइनेंस इनकम, यानी कि ये पीएल में इसे हम इनकम के रूप में दिखा देंगे अपना इंटरेस्ट। हमारा क्या होगा, मान लो हम कस्टमर्स हैं, हमने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था उसका तो प्रेजेंट वैल्यू जितना था वो हमने रिकॉग्नाइज किया, और बैलेंस जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लूज कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हम पीएल में चार्ज कर रहे हैं, वो एक्सपेंस हम दिखा रहे हैं, ठीक है। और उस पर जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है उसे हम फाइनेंशियल एसेट्स में ऐड करते जा रहे हैं, यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के वैल्यू में ऐड करते जा रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर हमारा ये हो गया। और लीज एक्सपेंस जो है, प्रीपेड लीज एक्सपेंस, जो डिफरेंशियल ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसे हम पीएल में ट्रांसफर कर दिए। पीएल अकाउंट डेबिट, या आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड लीज एक्सपेंस। हमने यहाँ पे लीज एक्सपेंस और ब्रैकेट में पीएल दिया है, यानी कि इसे ईयर एंड में हम पीएल में चार्ज करेंगे, हाँ। और ये एंट्री सेम होगा फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो चेंज होगा दोनों ईयर्स में, और लास्ट में जो थर्ड ईयर में एक एडिशनल एंट्री होगा, वो बैंक में कस्टमर्स के पास पैसा आएगा, तो हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब ये जो फाइनेंशियल एसेट्स था वो खत्म हो जाएगा, और इसको पैसा मिल जाएगा 10,000 रुपीज़ वापस कस्टमर्स को। अब देखते हैं इंस्टीट्यूट ने आंसर क्या दिया है बुक्स में। बुक्स का आंसर देखते हैं। देखो, इन द एबव केस लेसी दैट इज कस्टमर लेसी है जो कंटेनर्स लीज पे ले रहा है, मेक इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट कर रहा है अपने मानी कि कंटेनर्स लिमिटेड के पास, विच आर रिफंडेबल है एट एंड ऑफ 3 ईयर्स। नाउ दिस मनी इफ इट वाज टू लेंड टू थर्ड पार्टी, यदि बोल रहा है कि यदि यही पैसा थर्ड पार्टी को दिया जाता तो इंटरेस्ट अर्न किया जा सकता था एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, यानी मार्केट इंटरेस्ट रेट से उस पर इंटरेस्ट अर्न किया जा सकता था। हैंस डिस्काउंटिंग ऑल फ्यूचर कैश फ्लो, यानी कि फ्यूचर कैश फ्लो क्या है, 10,000 रुपीज़, सिर्फ थर्ड ईयर के लास्ट में ये 10,000 रुपीज़ मिलेगा, तो फ्यूचर कैश फ्लो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्यूचर कैश फ्लो है, वो 10,000 रुपीज़। उससे हम डिस्काउंट किए हैं 7% पे, जो कि प्रेजेंट वैल्यू इतना आया है। वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्काउंटिंग ऑल फ्यूचर कैश फ्लो, यानी कि ऑल फ्यूचर कैश फ्लो ये है 10,000, उसको हम डिस्काउंट करेंगे, तो फेयर वैल्यू ऑन इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन 8,163, यानी कि फेयर वैल्यू इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन, इनिशियली जब हम उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को रिकॉग्नाइज करेंगे तो किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे, उसका फेयर वैल्यू ये है, और हम इसी वैल्यू पे उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को रिकॉग्नाइज करेंगे। ये देखो, हमारा भी यही अमाउंट आया था जब हम इसे डिस्काउंट किए थे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट 0th ईयर पे, यानी कि इनिशियली इसका फेयर वैल्यू इतना था, और हमने भी बुक्स में, कस्टमर्स के बुक्स में इसी अमाउंट पे इनिशियली, यानी कि 0th ईयर पे हमने इतने पे रिकॉर्ड किया था, ठीक है। डिफरेंशियल ऑन डे 1, यानी कि 0th ईयर पे ये जो डिफरेंशियल अमाउंट इतना आया 1837 डिफरेंशियल आया। इस दोनों में जो डिफरेंस था ये आया, हमने भी निकाला है ये डिफरेंशियल अमाउंट। द डिफरेंशियल ऑन
डे वन सेल ट्रीटेड एज फ्लोज। ये जो डिफरेंशियल आया उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? इफ फेयर वैल्यू इज डिटरमाइंड यूजिंग लेवल 1 इनपुट्स। ये हम इंड एस 113 में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इनपुट्स निकालने का जो मेथड होता है लेवल 1 लेवल 3, वो हम उसमें बेटर तरीके से पढ़ेंगे। इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है लेवल 1 कंप्यूट करने का, इसलिए हम लेवल 1 लेवल 3 यहाँ पे अप्लाई ही नहीं करेंगे। यहाँ पे बात ही नहीं आना चाहिए क्योंकि पूरा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है ताकि हम लेवल 1 की बात कर सकें। तो ये लेवल 1 और लेवल 3 अदर इनपुट्स वो हम बाद में देखेंगे। हाउएवर इन केस ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेवल 1 फेयर वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। यहाँ पे बोल दिया है कि लेवल 1 का फेयर वैल्यू यहाँ पे दिया ही नहीं है, यानी कि पूरा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है ही नहीं लेवल 1 अप्लाई करने के लिए। देयरफॉर इन द एबव केस द फेयर वैल्यू इज मेड बेस्ड ऑन अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स एंड हेंस अप्लाइंग सिनेरियो 2। यानी कि जैसे हमने किया है वो ठीक है, सिनेरियो 2 हम अप्लाई करना है ताकि लेवल 1 अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। डिफरेंस कैन बी रिकॉग्नाइज एंड एसेट्स। ये जो डिफरेंस आया है, डिफरेंशियल अमाउंट जो इतना आया था, उसे हम ऐसे एज ए एसेट्स रिकॉग्नाइज करेंगे, एज एन एसेट्स इफ इट मीट्स द डेफिनेशन। यानी कि यदि वो डेफिनेशन मीट करता है तो उससे हम एसेट्स रिकॉग्नाइज करेंगे। ये जो डिफरेंशियल अमाउंट आया तो प्रीपेड लीज एक्सपेंस, यानी कि हम अदर एक्सपेंस हम इसे अदर एसेट्स के रूप में इसे रिकॉग्नाइज किए ना। जब हम एक तरफ से हमारा 10,000 रुपीज़ माइनस हो रहा है, एक एसेट्स जा रहा है, तो 2 एसेट्स हमने रिकॉग्नाइज भी किया। ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट एसेट्स हो गया, एक प्रीपेड, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस होता है ना, वो भी हमारा करंट एसेट्स होता है। उसी तरीके से ये प्रीपेड लीज एक्सपेंस, हमने प्रीपेड एक्सपेंस जो कर रखा है वो भी हमारा कहीं ना कहीं एसेट्स ही है, करंट एसेट्स है, जिसे हम ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पीएल में चार्ज करेंगे। हाँ, नाउ सिंस लीज गेट्स टू यूज the containers in return of making an interest free deposit plus monthly charge, the lost interest representing day one difference value of deposit and the fair value like the prepaid lease rent। ये देखो प्रीपेड लीज रेंट के तरह हम उसे दिखाएंगे, जो कि हमने भी दिखाया है यहाँ पे। प्रीपेड लीज, हमने प्रीपेड लीज एक्सपेंस दे रखा है, वो प्रीपेड लीज रेंट दिया है। या एक्सपेंस लिखो या रेंट लिखो, बात बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। एंड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज सच। और प्रीपेड रेंट ROU राइट ऑफ यूज एसेट्स शैल बी चार्ज ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्ट्रेट लाइन। ये जो प्रीपेड रेंट हमने पे किया था, यानी कि जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे एसेट्स को जो हमने उस कंटेनर्स लिया है, तो राइट ऑन यूज ROU हम दिखाएंगे, राइट ऑफ यूज, यानी हमारे पास राइट है उस एसेट्स को यूज करने का क्योंकि हमने लीज पे लिया है, उसे दिखाएंगे। अब जो ये प्रीपेड रेंट था उसे हम कैसे चार्ज ऑफ करेंगे पीएल में, यानी कि पीएल में कैसे चार्ज करेंगे ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। यानी स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हमने भी चार्ज किया ना, ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स इक्वली हमने ट्रांसफर कर दिया, चार्ज कर दिया पीएल में। यही बोल रहा है यहाँ पे कि ये जो प्रीपेड रेंट था उसे आप पीएल में चार्ज करोगे ऑन स्ट्रेट लाइन मैनर में, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आप चार्ज करोगे। बस यहाँ पे क्या हुआ है, इंस्टीट्यूट ने पूरा का पूरा आपको बता दिया है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और हमने यहाँ पे एक्चुअली में ये करके सारा दिखाया है। पहले बात देखो, कंटेनर्स लिमिटेड के बैंक में 10,000 रुपीज़ आया होगा, हाँ, और इसने फाइनेंशियल लायबिलिटी दिखाया होगा क्योंकि 3 साल के बाद इसे कस्टमर्स को पैसे वापस करने हैं। अब हमें कंटेनर्स लिमिटेड के कंपनी के बुक्स में पूछ नहीं रहा था, हमें पूछ रहा है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर्स के बुक्स में पूछ रहा है। कस्टमर्स अपने बुक में क्या करेगा, एक तो डिपॉजिट दिखाएगा। अब डिपॉजिट दिखाएगा तो वो फाइनेंशियल एसेट्स में दिखाएगा। क्यों दिखाएगा फाइनेंशियल एसेट में? क्योंकि इसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है इस डिपॉजिट को रिसीव करने का ओवर द आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ लीज टर्म एक्सपायर होने के बाद उसके पास अधिकार है कि वो अपने कंटेनर्स लिमिटेड से अपना पैसा वापस मांग सके, ठीक है। और इसके बैंक से 10,000 रुपीज़ गया, ये ROU कंटेनर्स जो लेगा वो राइट ऑफ यूज एसेट्स दिखाएगा अपने बुक्स में। हाँ, अब यहाँ पे देखो कस्टमर्स लिमिटेड यहाँ पे 10,000 रुपीज़ पे कर रहा है, इसके आउटफ्लो इसका 10,000 होगा और ये इनफ्लो जो होगा पैसा वो
3 ईयर्स के बाद होगा। तो हम ये देखेंगे यदि हम ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते और कहीं से हमें 3 साल के बाद मिलता, तो हमें आज के डेट में कितना पैसा लगाना पड़ता, कितना पैसा इन्वेस्ट करते ताकि हमें 3 साल में 10,000 मिलता। तो इसे हम क्या करेंगे, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से पुल करेंगे, जो कि वैल्यू आ रहा है 8। और इसे हम ये कैसे निकालते हैं पता है ना, ये 10,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 7%, यानी कि ये आ जाएगा। और इसको हम 3 टाइम्स इक्वल इक्वल टू करते हैं। वो देखो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, 10,000 टाइप करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर 1.07 करेंगे, 1 2 3 और ये 3 करेंगे और ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। ये 3 ईयर्स है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे करके हम निकालेंगे तो ये इतना वैल्यू आ जाता है। ये आप एक बार करके देख लो। 10,000 डिवाइड बाय 1.07 1 2 3 8,162.97 आ रहा है, यानी कि ये आ रहा है, ठीक है ना। और ये जो 1 प्लस 7% 1.07 आ रहा है, हमने ऐसे निकाला। 7% इंटरेस्ट रेट है ना, तो हम क्या करते हैं 1 प्लस 7% कर देते हैं 1.07, और इसी 10,000 हमारा कैश फ्लो होगा, इसे डिवाइड करेंगे 1.07 से, और इसे जितना साल बैक हम पुल करेंगे उतना बार इक्वल टू दबाएंगे 1 2 3, हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। आई होप कि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना आता है। तो हमने ये निकाल लिया, और ये जो डिफरेंस आया, ये मार्केट में यदि हम इन्वेस्ट करते, मार्केट टर्न पे करते, तो ये हमें 10,000 मिलता। उसके लिए हमें आज सिर्फ और सिर्फ इतना पैसा लगाना पड़ता है, यानी कि फेयर वैल्यू, इस सिक्योरिटी डिपॉजिट का फेयर वैल्यू कितना है एक्चुअल में, ये इतना है। ये जो एक्स्ट्रा पैसा हम दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम उस कंटेनर्स को यूज करने के लिए दे रहे हैं, जिससे कि हम ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स यानी कि लीज टर्म में हम उसे चार्ज करेंगे पीएल में। अब हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट जो दिखाएंगे 0th ईयर पे, वो हम फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे। फेयर वैल्यू है 0th ईयर, ठीक है। उस पे इंटरेस्ट चढ़ते जाएगा और उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट का वैल्यू बढ़ते जाएगा, और लास्ट में हमें 10,000 रुपीज़ मिल जाएगा। प्रीपेड लीज एक्सपेंस, ये जो प्रीपेड लीज एक्सपेंस है वो हम दिखा देंगे। और बैंक अकाउंट ऑब्वियसली है कि कस्टमर के पॉकेट से तो इनिशियली 10,000 ही गया होगा, तो हम ये कर दिए। फिर उसके बाद इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे, जिससे क्या होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स बढ़ेगा, और फाइनेंस इनकम को हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फिर उसके बाद लीज एक्सपेंस है, लीज एक्सपेंस जो हमने ये डिफरेंशियल निकाला था, उसको हम 3 ईयर्स में डिवाइड करके इक्वली ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर हम पीएल में चार्ज करेंगे। और फर्स्ट ईयर में ये एंट्री दोनों होगा सेम, सेकेंड ईयर में भी ये एंट्री सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट, यहाँ पे जो अमाउंट है ये चेंज होगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में। और थर्ड ईयर में एक एडिशनल एंट्री होगा, जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा कस्टमर्स को वापस मिलेगा ओवर एट द एंड ऑफ लीज टर्म, यानी कि 3 ईयर्स के बाद उसका पैसा मिलेगा, उसका एंट्री हम ये करेंगे। फाइनली हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट होगा।